आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम औद्योगों जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न जो कारक होते हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि जो कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के लोकलाइज़ेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, उन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये जो विषय है भूगोल के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या विभिन्न इंडस्ट्रीज़ को जो एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, तो वो जो बेसिक जो फैक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा कोई भी इंडस्ट्री जहाँ एस्टेब्लिश की जाती है उसको प्रभावित करते हैं, तो उनके ऊपर हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर हमने उन जो कारक हैं उनको हमने एक लिस्ट बनाई है। जो जो रॉ मटेरियल होता है, फ्यूल एंड पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, साइट एंड लैंड, लेबर, मार्केट, कैपिटल, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ होती हैं, ये सब चीज़ें जो हैं किसी भी इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट को स्थापित करने को प्रभावित करती हैं, निर्धारित करती हैं। तो यहाँ हम उनके ऊपर चर्चा करना चाह रहे हैं। इनकी लिस्ट वहीं पे है। अगर हम आर्थिक कारकों की बात करें, भौगोलिक कारकों की बात करें, सबसे पहले ज्योग्राफिकल जो फैक्टर होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी भी इंडस्ट्री को जब हम एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए जो लैंड जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, जो भूमि होती है। कुछ औद्योगिक गतिविधियाँ को लिए कम क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, कम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। कुछ इंडस्ट्रीज इस तरह की होती है कि जिनके लिए बृहद भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। एक तुलनात्मक अध्ययन भी करें तो जो समतल जो भूभाग होता है, प्लेन एरिया जो होता है, वो इंडस्ट्रीज के लिए ज़्यादा अनुकूल होता है, क्योंकि वहाँ पे परिवहन की जो सुविधाएँ होती हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज़ को जो एस्टेब्लिश किया जाता है उसके दृष्टिकोण से जो वृद्ध समतल भूमि जो होती है महत्वपूर्ण होती है। लेकिन कुछ जो छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए ये जो ज्योग्राफिकल जो फीचर है, जिसको हम रिलीफ फीचर भी कह सकते हैं, तो चाहे वो जो घड़ी निर्माण की इंडस्ट्री, चाहे स्विट्ज़रलैंड की हम बात करें तो वो पहाड़ी एक कंट्री है, लेकिन वहाँ पर जो घड़ी जो है वो छोटी इंडस्ट्री होती है, उसके एस्टेब्लिश के लिए बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत नहीं होती। तो उनके लिए जो लैंडफॉर्म्स होती है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि वृहद जो इंडस्ट्री जो होती हैं उनके लिए। अब किसी भी इंडस्ट्री को जहां हम एस्टेब्लिश करते हैं उसके लिए कच्चा जो माल जिसके आधार पर वो इंडस्ट्री काम करेगी वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये जो कच्चे पदार्थ जो होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, उसकी नेचर भी इंडस्ट्री को के स्थानीयकरण को प्रभावित करती है। कुछ इस तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं जो जिनके अंदर जो कच्चा जो पदार्थ जो होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो एक से अधिक जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। उनके अंदर वेट लॉस जो होता है, अगर वो ज़्यादा होता है तो यानी कि उसके अंदर जो भार ह्रास होता है, जिसके अंदर जो हम कच्चा पदार्थ ले रहे हैं उससे जो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट है वो कितना बचता है। यानी अगर मान लो हम 10 यूनिट कोई लें और उसके अंदर 1 यूनिट ही हमारा आउटपुट निकलता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन वाली जो चीज़ें होती हैं वो उसके लोकलाइजेशन को प्रभावित करती हैं। आप कुछ इस तरह के जो चीज़ प्योर होती हैं जिनके अंदर जो वेट लॉस नहीं होता, यानी भार ह्रासमान की प्रवृत्ति नहीं होती, जैसे कॉटन इंडस्ट्री की बात करें तो उसको कहीं भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो इस तरह से जो रॉ मटेरियल जो होता है वो भी किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिशमेंट को निर्धारित करता है। पावर बहुत ज़रूरी होती है। बिना बिजली के, बिना शक्ति के किसी भी इंडस्ट्री को रन नहीं किया जा सकता। तो जब इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश किया जाता है तो ये भी देखा जाता है कि वहाँ पर जो पावर की अवेलेबिलिटी है, चाहे वो हाइडल पावर हो, थर्मल पावर हो, एटॉमिक पावर हो, तो उसकी उपस्थिति कितनी रहती है। तो वो किसी भी जो भूगोल जो भी औद्योगिक जो इकाई है जिसको एस्टेब्लिश किया जाता है उसके निर्धारण में इसका रोल रहता है। लेबर, बिना लेबर के किसी भी उद्योग को स्थापित नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें आपको जो श्रमिक जो होते हैं उसमें ज़रूरी नहीं होती उसकी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत हो, और लेकिन उसकी उपस्थिति होना ज़रूरी है। बड़ी मात्रा में लेबर की आवश्यकता ज़रूरी होती है। तो ये भी औद्योगिक को की स्थापना में महत्वपूर्ण कारक होता है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनके अंदर स्किल्ड लेबर की ज़रूरत, चाहे डायमंड इंडस्ट्री हो, गोल्ड इंडस्ट्री हो, या हम कहें कि वॉच इंडस्ट्री हो, या टेक्निकल ग्राउंड की जो भी है, जब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो वहाँ पर किसी भी इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट जो होगा वहाँ पर स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी के द्वारा तय होगा। तो जो लेबर होता है वो भी महत्वपूर्ण कारक
होता है। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप जो भी प्रोडक्ट होता है उसके कच्चे माल को जो भी कारखाना जो इंडस्ट्री है वहाँ तक पहुँचाना, जो प्रिपेयर्ड जो माल होता है उसको मार्केट तक पहुँचाना, तो इस तरह की जो सुविधाएं जिस एरिया को आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, जिनके कम्युनिकेशन प्रॉपर हो जाता है, पहुँच सुनिश्चित हो जाती है, तो वो भी किसी भी इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट को परिवहन जो है वो महत्वपूर्ण। मार्केट की उपस्थिति, मार्केट जितना नज़दीक होगा तो आपकी परिवहन लागत कम होती है, या मार्केट जो होता है वो किसी भी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होते हैं यानी वो डिमांड को शो करता है। यदि उस मांग नहीं होगी तो किसी भी इंडस्ट्री का जो उत्पादन है उसकी उत्पादकता कितनी होगी उसके ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। क्लाइमेट बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें, कॉटन इंडस्ट्री की बात करें, तो ये क्लाइमेट के द्वारा काफ़ी प्रभाव, जूट इंडस्ट्री की बात करें तो जलवायु का जो प्रभाव होता है, जो रॉ मटेरियल इनको मिल रहा है वो जो रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो उसका प्रभाव जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल के रूप में है उसके उत्पादकता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वाटर सप्लाई बहुत ज़रूरी होती है। कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर वाटर सप्लाई के बिना, केमिकल इंडस्ट्री की हम बात करें, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें, हम जूट इंडस्ट्री की बात करें, कपड़ा कॉटन इंडस्ट्री की बात करें, तो कपड़े को धोने के लिए इन तरह की चीज़ों के अंदर पानी की बहुत मात्रा होती है। चमड़ा उद्योग की बात करें, यही कारण है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो गंगा नदी है उसके किनारे जो लेदर इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट, पानी की अवेलेबिलिटी के कारण वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली वाला जो रीजन है वहाँ पर जूट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, तो ये बहुत सारे कारक हैं जिसके अंदर जलापूर्ति या वाटर सप्लाई जो है किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को निर्धारित करती है। चीप लैंड की बात हम कर चुके हैं, सस्ती भूमि की उपलब्धता भी होनी चाहिए, समतल भूमि की उपलब्धता होनी चाहिए, ये किसी भी औद्योगिक गतिविधि है। अब यहाँ आर्थिक कारकों की हम बात करें तो आर्थिक जो कारक होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी जब इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जाती है तो उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, और उस पूंजी की जो अवेलेबिलिटी जो होती है, जो इंडस्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, हो सकता है उनके पास स्वयं की पूंजी हो, लेकिन जो मिडिल क्लास जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं तो उनके पास पूंजी की अवेलेबिलिटी अगर सीमित मात्रा में होगी तो उनका जो इंडस्ट्रियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वो प्रभावित होता है। तो किसी भी क्षेत्र के अंदर बैंकिंग जो फैसिलिटीज़ हैं वो कितनी वहाँ पर अवेलेबल हो रही हैं, या बैंकिंग जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ तक जो पहुँच जो सुनिश्चित होती है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। साथ ही क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो एक तरह के रिस्क के ऊपर काम करती हैं, बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पर उनकी जो डिमांड्स जो होती हैं उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो जो इंश्योरेंस फैसिलिटी जो होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे जिन लोगों ने कोरोना जो महामारी शुरू हुई उससे पहले इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किया, अगर उनको इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हुई तो कोरोना टाइम पीरियड के अंदर जो डिमांड्स इतनी कम हो गई, लेबर माइग्रेट कर गया, तो उस स्थिति में उनकी जो आर्थिक स्थिति या कहें कि वो पूरी इंडस्ट्री जो है पर्टिकुलर जो एस्टेब्लिश जो नई की थी वो कोलैप्स हो जाएगी। तो इस तरह का रिस्क कवर की सुविधाएं जहाँ पर होती है वहाँ का जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स होती हैं उसके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीतिक जो कारक होते हैं, पॉलिटिकल जो फैक्टर्स होते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ राजनीतिक स्थिरताएँ होती हैं वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ अपने आप को ज़्यादा सेफ महसूस करती हैं, वहाँ पर जो लीगल जो इश्यूज़ होती हैं वो आसानी से उनका सॉल्व किए जा सकते हैं। तो राजनीतिक स्थिरता जहाँ भी होगी वहाँ पर इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। सरकार की जो पॉलिसीज़ होती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो प्रमोट करती है नई इंडस्ट्रीज़ को, एंटरप्रेन्योरशिप को। तो सरकार चाहे अभी वर्तमान के अंदर जो यूपीए सरकार हो तो उसके द्वारा भी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी जोर दिया है। लोन्स जो नए जो व्यवसायी हैं उनको रिस्क कवर देने की कोशिश की गई है, नए औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने की बात की गई है। ऐतिहासिक जो कारक होते हैं वो विभिन्न इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडस्ट्रियल जो जड़त्व होता है, प्रारंभिक संवेग जो होता है, यानी जहाँ पे वो स्टार्ट होती है। तो जैसे हमारे कोस्टल एरियाज़ की बात करें तो ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर जो हम एक कॉलोनीज रहे हैं, औपनिवेशिक हमारे यहाँ पे स्थितियाँ रही थी, तो कोस्टल एरियाज़ के अंदर जो हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिला। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी थी, जो इनोवेशंस का जो फ्लो हो सकता था वो इन्हीं कोस्टल एरियाज़ पे हो सकता था। तो इन चीज़ों ने भी वहाँ के औद्योगिक डेवलपमेंट को प्रभावित किया। औद्योगिक जो ख्याति होती है किसी प्रोडक्ट विशेष की, जो जब उसकी एक
क्रेडिट की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, वो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। कई बार हम कहते हैं कि कोरियन जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती है, तो वो एक इंडस्ट्रियल उसकी जो ख्याति है उसको शो करता है। हम जब चाइनीज़ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि चाइनीज़ जो प्रोडक्ट होती हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, कभी भी ख़राब हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं वो नेगेटिव जो उसकी ख्याति, उसके उत्पादन और उसकी डिमांड्स को प्रभावित करता है। लेकिन कई बार जो सरकार के द्वारा प्रमोट जो किया जाता है, साथ ही कितना चीप की उस चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है, उसके हिसाब से भी जो डिमांड्स होती हैं वो तय होती हैं। तो इस तरह से जो अर्ली स्टेज के अंदर जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो चुका होता है, तो वो भी जो औद्योगिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। जो माइग्रेशन ऑफ जो लोग होते हैं वो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। जैसे हम कहें कि जो हमारे स्किल्ड जो लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो जो यूएसए या यूके वहाँ पे माइग्रेट करते हैं। तो कहीं न कहीं इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके डेवलपमेंट में उनका रोल महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जहाँ से वो माइग्रेट करके जा रहे हैं तो यहाँ रिसोर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, स्पेसिफिक जो ज्ञान है उसकी कमी हो जाती है। तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, जैसे व्यक्तिगत कारक होते हैं। बहुत बड़े जो इंडस्ट्रियल जो ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा जहाँ से वो संबंध रखते हैं, कई बार जो बिड़ला है तो उन्होंने प्लानिंग के अंदर औद्योगिक डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया, उनका एक लगाव था, इमोशनल अटैचमेंट था। तो वो चीज़ें भी इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होती हैं उनको प्रभावित करती हैं। कई बार व्यक्ति अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ चला जाता है, उस स्तर पे चला जाता है कि वो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। तो वहाँ पर भी जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, तो ये इंडिविजुअल इश्यूज़ होते हैं। कई बार रिलीजियस फैक्टर्स भी होते हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। कई बार नकारात्मक प्रभाव भी आपका इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स के ऊपर धार्मिक कारणों से, जैसे अगर हम वैश्विक स्तर पे बात करें तो गाय का जो गोमांस जो है वो यूरोपियन देशों के अंदर उसकी डिमांड्स ज़्यादा होती है, वहाँ उसको ज़्यादा किया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान की बात करें तो जो गाय हमारा एक धार्मिक, हमारा आस्था का विषय है, तो यहाँ पर इस तरह के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हम बात नहीं कर सकते। ये मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भी है कि जो सूअर के मांस की बात करें या उसके मांस की बात करें तो वहाँ उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो धार्मिक जो इश्यूज़ होते हैं वो भी उन चीज़ों को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।